हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने कल के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। कल नेटवर्क इशू की वजह से क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। आज उसको हम कंटिन्यूसली आगे चलाएंगे। हमने केंद्र एप्रोप्रिएशन अकाउंट को उसके अंदर ऑलरेडी बना लिया है। अब मैं बात कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, लेकिन मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट केवल फर्स्ट क्वेश्चन की के लिए ही नहीं, सभी क्वेश्चंस के लिए बताऊंगा। कुछ ऐसी बातें आपको समझाऊंगा जिससे किसी भी क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आस्किंग है तो आप इजीली उसको कर पाओगे, आप उसे इजीली कर पाओगे। क्लियर? तो देखिए क्या करना है। हम बनाते हैं सबसे पहले अपना फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने अकाउंट की हेडिंग मेंशन की है। अब देखिए यहां तक आप लोग सेंटर में हमने लाइन बनाई, हमने सेंटर में लाइन बनाई क्योंकि हम जानते हैं 50% जो पार्ट है वो डेबिट साइड का होता है एंड 50% पार्ट है वो क्रेडिट साइड का होता है। फर्स्ट कॉलम ऑलवेज डेट का होता है। ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड का भी फर्स्ट कॉलम किसका होगा? डेट का ही होगा। अब हमें करना क्या है, हमें लास्ट से स्टार्ट करना है। 1 2 3। अब थी क्यों कॉलम बनाए हैं मैंने, क्योंकि हम जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसमें 3 पार्टनर्स थे। 3 पार्टनर कौन कौन थे? एक तो राम था, एक मोहन था और एक सोहन था। जितने पार्टनर होंगे उतने ही कॉलम बनेंगे, जितने पार्टनर होंगे अमाउंट के उतने ही कॉलम बनेंगे। इज इट क्लियर? तो आप ये ध्यान रखना, जितने पार्टनर होंगे उतने ही अमाउंट के कॉलम बनेंगे। तो 3 पार्टनर थे। आपको मेरी तरह शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको तो फुल फॉर्म में लिखना है। मैं आपको ऑलवेज यही बताता हूँ, आपको क्या करना है, आपको फुल फॉर्म यूज करनी है। राम मोहन सोहन। तो इधर भी क्या होगा, वो 3 कॉलम, एक सोहन का हो गया, एक मोहन का हो गया, एक राम का हो गया। यहाँ चलो मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, राम मोहन और सोहन। ठीक है। अब मैंने इस तरह से क्यों बनाया, क्योंकि हमें ये कॉलम बड़ा चाहिए और अप्रोक्सली ये कॉलम भी इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कॉलम आपका है वो कौन सा है? पर्टिकुलर्स का है और यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स का है। अब आप ये कहोगे कि सर हम जब अकाउंट का फॉर्मेट लेवल पे बनाते थे तो जेएफ का कॉलम भी तो बनता था। यू आर राइट, जेएफ का कॉलम भी बनता है, हम बना भी सकते हैं, हम बना भी सकते हैं। बट जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो कॉपी की साइज है विड्थ वाइज वर्टिकल वाइज आती है, उसकी विड्थ है वो ज्यादा नहीं होती है, कम होती है, वर्टिकल फॉर्मेट में आती है तो स्पेस कम होता है। इसलिए हम एज का सॉरी जेएफ का कॉलम नहीं बनाते। इवन आगे हम डेट का कॉलम भी नहीं बनाएंगे, नोट को मेंशन कर देंगे लैक ऑफ टाइम। क्यों नहीं बना? लैक ऑफ टाइम या स्पेस। टाइम ना कह के बेटर क्या रहेगा, हम स्पेस की बात करेंगे। लैक ऑफ स्पेस हमने क्या नहीं किया, डेट कॉलम नहीं बनाया। नीचे जो आप रीजन मेंशन कर दोगे तो करेक्ट होगा। हमारी बुक के अंदर भी जब हम चेक करेंगे तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में तो डेट कॉलम बताएगा, आगे नहीं बताएगा। क्यों? स्पेस की वजह से। पर अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट डेट भी, डेट का कॉलम भी आता है और जेएफ का कॉलम भी बनता है। क्लियर? तो मैं आपके सामने एक बार जेएफ का कॉलम बनाए देता हूँ। जी इज इट क्लियर? अब देखो क्या होता है, किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले कोई भी एसेट्स होती है या फिर कोई भी लायबिलिटीज होती है, तो इससे रिलेटेड हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? हमें लिखना होता है बैलेंस बीडी। हमें क्या लिखना पड़ता है? बैलेंस बीडी।
बैलेंस विडी हम एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट के लिए ही लिखते हैं, एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट के लिए हम लोग कभी भी बैलेंस विडी यूज नहीं करते हैं। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बैलेंस विडी डेबिट साइड में आएगा, आई मीन टू बैलेंस बीडी आएगा, या फिर बाई बैलेंस बीडी आएगा? टू बैलेंस बीडी आएगा या बाई बैलेंस बीडी आएगा? आप बताइए, मुझे रिप्लाई कीजिए, टू बैलेंस बीडी आएगा या बाई बैलेंस बीडी आएगा? जल्दी से बताइए, टू बैलेंस बीडी आएगा या फिर बाई बैलेंस बीडी आएगा, ताकि मैं आपको रीजन बता सकूं कि टू में आएगा या बाई में आएगा। इसका एक्चुअली रीजन क्या है, कंसेप्ट क्या है, फिर मैं उस कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा। बाय बैलेंस विडी अभिषेक का आंसर है, यू आर राइट अभिषेक, बट कैन यू टेल मी रीजन? क्या मुझे रीजन बता सकते हो? चलो मैं बताता हूँ रीजन क्या है। तो याद रखना, कोई भी एसेट्स होती है तो उसका बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डीआर। याद रखना, जनरली किसी भी एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डीआर होता है, और किसी भी लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, सीआर होता है। ऑलवेज माइंड में रखना, किसी भी एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज डीआर बैलेंस होता है, और किसी भी लायबिलिटीज का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। अब कैपिटल अकाउंट एसेट्स है या लायबिलिटीज है? तो हम जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज है। बैलेंस कौन सा होता है, सीआर होता है। तो सीआर साइड कौन सी है, ये सीआर साइड है। और सीआर साइड में कुछ भी लिखते हैं ना, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, बाय। तो हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। क्यों लिखा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या था, लायबिलिटीज था, और मैंने आपको रीजन क्या बताया है कि लायबिलिटीज का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। अब मैं सपोज यहाँ मशीनरी अकाउंट बनाता, मैं यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाता, तो मैं बाई बैलेंस बीडी नहीं लिख सकता था। क्यों नहीं लिख सकता था, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस दिया है, तो मैं यहाँ लिखा दिया। आपको याद होगा, हमने लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन के चैप्टर के बारे में पढ़ा था, मशीनरी अकाउंट बनाते थे। तो प्रीवियस ईयर में तो बैलेंस शीट होता था, बाई बैलेंस शीट होता था, बट नेक्स्ट ईयर में जब उसकी हम बैलेंस को ट्रांसफर करते थे तो क्या बन जाता था, टू बैलेंस बीडी बन जाता था। क्लियर? तो सबसे पहले आपको यही करना है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका वो जो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, और दूसरा तरीका वो जो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो है बट आपके टाइम को सेव करने के लिए सही है। लेकिन हमें एग्जाम में 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना होता है, और वहां पे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी हो, करेक्ट भी हो, दोनों बातें होनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको जो फास्ट ट्रिक वाली चीजें वो बताता हूँ कि किसी भी ट्रांजेक्शन से आपको लगता है कि कैपिटल बढ़ रही है, किसी भी ट्रांजेक्शन से आपको ये लगता है कि कैपिटल बढ़ रही है, तो कैपिटल बढ़ेगी, लायबिलिटीज बढ़ेगी, तो सीआर होगी, तो सीआर साइड कौन सी होगी, ये। तो कैपिटल बढ़ेगी तो ऑलवेज किधर लिखना है, आपको इधर लिखना है। और आपको लगता है कि कैपिटल बढ़ी नहीं है, उस ट्रांजेक्शन से कैपिटल कम हो रही है, तो आप ट्रांजेक्शन कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे। मैं इसको एंट्री के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने दोनों बातें कही थी, दोनों बात करेंगे कि वो डायरेक्ट जो ट्रिक ली वो ट्रिक आई कहां से, कंसेप्ट से ही आई। ठीक है, मैं एक बार बताता हूं आपको कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिनसे एक फर्म की कैपिटल बढ़ती है। ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिनसे फर्म की कैपिटल बढ़ती है, तो मैं आपको बताता हूं। एक तो क्या है, बाय सैलरी। किसी भी पार्टनर को जब सैलरी मिलेगी तो सैलरी उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगी, तो जितनी कैपिटल उसकी पहले थी अब उसकी कैपिटल उससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सैलरी के अलावा और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी पार्टनर को मिलता है। पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, पूंजी लगाता है,
तो उस कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इससे उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, अप हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होगी तो इधर ही आएगा। ऐसे ही हम बात करें पार्टनर्स कमीशन, किसी पर्टिकुलर पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो कमीशन से भी उसकी कैपिटल क्या होगी, अप होगी। तो जिस किसी भी ट्रांजैक्शन से पार्टनर की कैपिटल अप होगी वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जिस किसी भी ट्रांजैक्शन से पार्टनर की कैपिटल डाउन होगी वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अब एक और लिखता हूं यहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और जब पार्टनर्स को सैलरी इंटरेस्ट सब कुछ दे देते हैं तो जो रेस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, जो बचा हुआ लाभ है, बचा हुआ प्रॉफिट है, वो भी तो पार्टनर को देते हैं, वो भी तो पार्टनर को देते हैं, तो उससे भी क्या होगा, उनकी कैपिटल बढ़ेगी। किस तरह से लिखा जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन। अब देखिए हेडिंग में तो शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं होता, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ मैंने P&L लिखा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं लिखा, क्यों, फिर हमारे पास स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन, सपोज प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हो गया, तो वो कैपिटल को अप नहीं करेगा, वो कैपिटल को डाउन करेगा, और कैपिटल को डाउन करेगा तब वो ट्रांजैक्शन इधर नहीं आ सकती, क्योंकि इधर तो वही ट्रांजैक्शन आएगा जो कैपिटल को अप करेगा, और जो कैपिटल को अप नहीं कर रहा है, डाउन कर रहा है, वो इधर है। जैसे ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो कैपिटल को डाउन करते हैं, कम करते हैं, ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो कैपिटल को डाउन करते हैं, कम करते हैं। एक तो है आपका ड्राइंग्स, ड्राइंग करने से पार्टनर की जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये वो रीजन है जिनसे क्या होता है, उनकी कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल बढ़ने का एक रीजन ये भी हो सकता है बाय कैश, मतलब एडिशनल कैपिटल, कोई पर्टिकुलर पार्टनर बिजनेस में और पूंजी लगा रहा है और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो जितनी पहले थी वो तो है और बढ़ रही है, तो ओवरऑल क्या होगा, कैपिटल उसकी अप होगी। और कैपिटल विड्रॉल कर ले तो, कैपिटल विड्रॉल कर ले तो उस केस में कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी, और रिड्यूस होगी आई मीन कम होगी, तो किस तरह लिखा जाएगा, ऑलवेज डेबिट साइड में लिखा जाएगा, कैपिटल विड्रॉल। इज इट क्लियर? तो ये हुआ आपका फास्ट काम करने का तरीका कि एग्जाम में किस तरह से जल्दी से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। इस चैप्टर से 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें आपसे सॉरी इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगले चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वहां पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पर 6 मार्क्स में केवल एक ही अकाउंट नहीं पूछता, वो 2-3 अकाउंट पूछ लेता है, और यदि हम लोग उसको स्लोली करेंगे टाइम ज्यादा लग जाएगा और अपना पेपर कंप्लीटली अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए तरह का हम आते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों इधर क्यों आया, आपने ट्रिक बनाई कैसे, तो देखिए कैसे बना कैसे नहीं बना उसकी बात करते हैं, स्टार्टिंग से बात करते हैं। बैलेंस बीडी के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मैं एक दो ट्रांजैक्शन बताऊंगा, आप समझ जाओगे, ओके, नहीं समझ में तो फिर से पूछ लेना। सैलरी की एक्चुअल एंट्री क्या करते हैं, किसी पार्टनर को हम जब सैलरी देते हैं तो उसकी एक्चुअल एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है सैलरी अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री होगी ना, आपको मैंने समझाया है, क्योंकि सैलरी पार्टनर से रिलेटेड कोई भी रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है वो पार्टनर को कैश में नहीं दिया जाता है, वो पार्टनर की कैपिटल में ही ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो पार्टनर के लिए कोई इनकम है वो उसी कैपिटल को बढ़ाएगी, और पार्टनर के लिए कोई एक्सपेंस तो उसी कैपिटल को डाउन करेगी, तो ये एंट्री इसकी बनती है। इस एंट्री को जब लेजर बनाएंगे, इसको हम पास करेंगे, तो ये एंट्री इधर है कि इधर आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बना ही है,
तो पार्टनर्स के अकाउंट के अकॉर्डिंग पोस्टिंग करेंगे तो सैलरी किधर आना है, बाय में तो आएगा, ऑब्वियसली कहाँ आएगा, बाय में। गुड, कहाँ आएगा, बाय में आएगा। बट आप क्या एक एक एंट्री को ऐसे सोचते रहोगे, क्या आप एक एक एंट्री को ऐसे सोचते रहोगे, नहीं, ये एंट्री के अकॉर्डिंग आ रहा है। आईओसी की आई मीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बताई थी हमने, क्या पढ़ी थी एक्चुअल एंट्री लास्ट वीडियोस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मींस उस केस में क्या हो गया था, यहां पे आ गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया, आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल। इसको भी आप अकॉर्डिंग टू लेजर पास करके बताओ, इधर आएगा या इधर आएगा, तो आपको पता लगेगा इसको जब पास करेंगे तो किधर आएगा, इधर ही आएगा। इज इट क्लियर? तो ये क्या है, फास्ट तरीका है कि जिस किसी भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ती है अप होती है, सीआर सडनली को जो भी कैपिटल बढ़ने पर सीआर होती है, लैटिस है ना, सीआर होगी, और जिससे कैपिटल डाउन होती है वो कहां लिखना है, यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू एंट्री भी करोगे तो ही वो सेम ही चीज आएगी, कोई अलग नहीं है। बट एक एक एंट्री के बारे में हम सोचेंगे अपना पेपर कंप्लीट नहीं होगा। और अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट तो ये है, अपना टारगेट क्या है, 100% मार्क्स। और वो तब आएगा जब पहली बार पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट हो। आपको पेपर पूरा आता है लेकिन आपसे अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, इस केस में 100 मार्क्स कहां से लाओगे? पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट भी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट भी होना चाहिए। हम इन दोनों बातों का ध्यान रखते हैं, हम स्पीड को मेंटेन करेंगे, हम कंसेप्ट को भी मेंटेन करेंगे। कंसेप्ट को ब्रेक करके हम लोग नहीं पढ़ सकते। ओके, तो ये बताओ, ये बात जल्दी से सभी रिप्लाई करना, सभी किस किस के कंसेप्ट समझ में आ गया कि पार्टनर्स की कैपिटल कभी बढ़ेगी तो शेयर छट जाएगा और कम होगी तो शेयर छट जाएगा। ये कंसेप्ट क्या सबके समझ में आ गया? फास्टली सभी आंसर दीजिए जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर दीजिए, क्या ये कंसेप्ट सभी के समझ में आ गया? एंट्री वाइज करना जरा ठीक है या फिर ट्रिक वाइज ठीक है ना? ठीक है, ये बताइए कि एंट्री से समझ के फिर करना ठीक है, ट्रिक लिस्ट सीधा करना ठीक है? बताइए, ट्रिक से या एंट्री से? टाइम के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, टाइम सेव के रिगार्डिंग, क्योंकि कंसेप्ट तो वही आना है। तो एंट्री के अकॉर्डिंग सोचेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, सीधे कर देंगे तो टाइम बचेगा हमारा। ओके, जनरली सबकी समझ में आ गया, वेरी गुड गुड स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं, क्या सबके समझ में आ गया? ओके, अब यदि हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते तो भी सेम वही रूल है, क्योंकि एक तरह से पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। वहां भी क्या है, कैपिटल अप होगी इधर आएगी, डाउन होगी तो इधर आएगी। आई बात समझ में? करंट और कैपिटल का रूल सेम है, वहां भी एंट्री वाइज करेंगे और सेम इफेक्ट आना है। ठीक है, अब उस फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो हमने किया था। इसी क्वेश्चन में मैं सेट करता हूं, तो उस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस कितना था? आई थिंक बैलेंस था 40, 60, 1 ये बैलेंस था। सैलरी राम को मिल रही थी 12,000 और इसको मिल रही थी 80,000, इसको नहीं मिल रही। ठीक है, आईओसी में देखा था कि कैपिटल पे कितना परसेंट था, 10%। 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000। 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000। 1 का 10% कितना होता है, 10,000। कमीशन हमारी क्वेश्चन नहीं था, एडिशनल कैपिटल हमारे क्वेश्चन में नहीं थी, बट जब हमने P&L ऑपरेशन अकाउंट बनाया था और उसका लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन किया था प्रॉफिट का, वो भी इसी में आएगा। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया था? आई थिंक सबसे फर्स्ट क्वार्टर का 89 था, सेकंड का 22 आया था और लास्ट वाले का 40 आया था, 30। इसका मैंने आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया था। इज इट क्लियर? तो देखिए जल्दी से काम हो गया ना, सैलरी भी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था और ये भी था, और कुछ नहीं था, इतने थे। इधर क्या क्या था? इधर हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना ड्राइंग था, ना इंटरेस्ट ड्राइंग था, और कुछ नहीं था। डिफरेंस किस नाम से आता है? टू बैलेंस
कैरी डाउन सीधी, और ब्रैकेट में ऑलवेज क्या लिखना आपको, ऑलवेज लिखना है बैलेंसिंग फिगर, क्या लिखना है, ऑलवेज आपको लिखना है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर लिखने का रीजन क्या है, जब कोई भी अमाउंट हम लोग डिफरेंस से निकालते हैं, आई मीन क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, तो हम वहां पे ऑलवेज क्या लिख के आएंगे, नीचे बैलेंसिंग फिगर लिख कर आएंगे, और ये कंपल्सरी है, ये क्या है, कंपल्सरी है। तो इस बात का सभी स्टूडेंट ध्यान रखना। अब मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स के ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया है, कितने स्टूडेंट्स के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया है? आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ी देर पहले क्लियर किया हम लोगों ने। ओके, आज हम अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे एक बात और पूछी है, एक बार अपनी बुक के लास्ट लाइन को पढ़िए और इसमें क्या पूछा गया है, ताकि उसकी भी बात कर ले। अपनी बुक में चेक कीजिए एक बार कि क्वेश्चन की एंडिंग में क्या गिवन है, क्या पूछा गया है। यदि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, लास्ट में तो केवल एप्रोक्सीमेट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, और एक लास्ट में क्या पास एज एन एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये कह रहा है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री भी दीजिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री भी दीजिए। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री कौन सी वाली होती है, जो पेबल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो लास्ट में डिफरेंस आता है ना, उस डिफरेंस की एंट्री करके देखिए, उसी एंट्री को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंट्री कहते हैं। जैसे हमने बनाया था, कौन सा अकाउंट बनाया था, हमने बनाया था पी&एल एप्रोप्रिएशन, यहाँ शॉर्ट में समझा रहा हूँ जानना, हमने क्या बनाया था, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, ठीक है, क्या बनता है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और 2 वो कहाँ गया था, वो राम की कैपिटल में गया था, मोहन की कैपिटल में गया था, और सोहन की कैपिटल में भी गया था। तो ये वाली जो एंट्री होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती है। इट मींस जो एंट्री इसने पूछी है वो कंप्लीटली एंट्रीज नहीं पूछी है, सारी एंट्रीज नहीं पूछी है, हमें उतना ही करना है जितना आस्किंग है। उसने कहा है डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री दीजिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी एंट्री में होता है, लास्ट एंट्री में, जहां पर हम लोग पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फिनिश करते हैं, वो एंट्री होती है पी&एल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री में। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे डीआर, 2 राम्स कैपिटल अकाउंट, 2 श्याम्स कैपिटल अकाउंट, और 2 सोहन कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल, मोहन कैपिटल, सोहन कैपिटल। इज इट क्लियर? क्या आपके बात समझ में आ गई है? तो इस किस्म का आप प्रैक्टिस के तौर पे वापस से करना। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, और आपको एज ए होमवर्क मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी दे रहा हूँ, वो भी आपको करना है। 1 और 2 वैसे मैं दे चुका था, आज मैं आपको 2 और 3 भी दे रहा हूँ, तो कल सभी इसके शुरू करेंगे ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ। अब हम क्या करते हैं, वैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट है या पी&एल एप्रोप्रिएशन है, ये अभी इस चैप्टर में चलता ही रहेगा। क्या कर रहे हैं, मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप भी करना, जहां भी प्रॉब्लम आए मुझसे बिना किसी इंटरेस्ट के पूछना। अब हम एक और टॉपिक की ओर चलते हैं, जो टॉपिक है गारंटी। एक न्यू टॉपिक है हमारे पास, गारंटी, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में एक टॉपिक आता है गारंटी का। तो पहले क्या आप मुझे कोई बता सकते हो, इंडियन स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम वाले बताना है तो वो बता सकते हैं कि गारंटी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मैं बता देता हूँ गारंटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि जनरली हिंदी मीडियम में बैकग्राउंड का हो, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का हो, या कोई इलिटरेट पर्सन हो, सभी गारंटी बोलते हैं। उसका हिंदी में मतलब होता है आश्वासन। क्या होता है, आश्वासन, याद रखना, एक प्रोमिस। तो एक फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में गारंटी कितने तरीके की होती है, कितने प्रकार की होती है, पहले उसकी बात करेंगे। गारंटी होती क्या है उसकी भी बात करेंगे, और किस तरह से गारंटी के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गारंटी है क्या, इसे कहते हैं फ्यूचर में कोई प्रोबेबल लॉस है, फ्यूचर से रिलेटेड कोई प्रोबेबल लॉस है, फ्यूचर से रिलेटेड कोई प्रोबेबल लॉस है, तो उसकी सेफ्टी के लिए जो प्रॉमिस दिया जाता है, जो कमिटमेंट दिया जाता है,
कोई गारंटी, फ्यूचर से रिलेटेड कोई प्रोबेबल है, पॉसिबल लॉस है तो हो सकता है और नहीं भी, पर पॉसिबिलिटी क्या है कि बाय हो गया तो उसकी सेफ्टी के लिए जो प्रॉमिस दिया जाता है उस प्रॉमिस को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम गारंटी कहते हैं, आश्वस्त कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि ए और बी, देयर आर टू पार्टनर इन अ फर्म, सी इज द न्यू पार्टनर। तो पार्टनरशिप में ऑलरेडी पार्टनर कौन थे, ए और बी था, नया पार्टनर कौन बना, सी बना, ठीक है, नया पार्टनर कौन बना, सी बना, ठीक है। लेकिन अभी सी बना कैसे, उसकी स्टोरी जान लेते हैं। ए और बी को ये लगा कि सी एक ऐसा पर्सन है कि हम उसको अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, हमारे प्रॉफिट में काफी इंप्रूवमेंट होगा। उनको ऐसा लगा, वो सी के पास गए और सीधा ऑफर दिया कि आप हमारी फर्म के पार्टनर बन जाइए। क्या सी इजी गोइंग उस फर्म का पार्टनर बन जाएगा? सी इजी गोइंग उसका पार्टनर नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा कैलकुलेट करेगा। क्यों? वो अपना बेनिफिट देखेगा। सपोज क्या बेनिफिट देखेगा, सपोज सी कहीं वर्क कर रहा है और उसको कितना ईयरली अर्निंग हो रही है एज ए सर्विस है, सर्विस को कहीं पे काम कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसको वहां से कितना अमाउंट एज ए सैलरी मिल रहा है, 60,000 मिल रहा है। तो क्या सी 60,000 रुपीज से कम में पार्टनर बनने के लिए अग्री हो जाएगा? नहीं होगा। तो जब ये दोनों सी के पास आए, सी को लगा कि इनकी फर्म तो ज्यादा बड़ी फर्म नहीं है और इस फर्म से मुझे ईयरली 60,000 का प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो क्या करेगा, उस प्रपोजल को इग्नोर कर देगा, अवॉइड कर देगा। क्या कर देगा, उसको अवॉइड कर देगा, रिजेक्ट कर देगा कि मुझे आपका पार्टनर नहीं मिलेगा। कह दिया, सपोज उसने मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो दोनों पूछेंगे, दोनों पार्टी पूछेंगे भाई मना कर दिया वो आपका इश्यू है, आपकी सोच है, बट रीजन तो बताइए, आप मुझे रीजन तो बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या माइंड में आपको चल रहा है। तो उसने क्लियर कहा कि देखो मैं जहाँ पे ऑलरेडी एज ए सर्विसमैन वर्क कर रहा हूँ, मुझे कितना मिल रहा है, मुझे 60,000 मिल रहा है और मुझे नहीं लगता कि आपके फर्म से मुझे इतना प्रॉफिट होगा, इतना एडवांटेज मुझे मिलेगा। तो इन दोनों ने कहा कि बस इतनी सी बात, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारी फर्म में पार्टनर बनोगे, आपका मिनिमम जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो कितना आएगा, 70,000 आएगा, चाहे बिजनेस को लॉस हो या प्रॉफिट हो, बट आपका जो अमाउंट है वो कितना आएगा, 70,000 आएगा। ये क्या है, ये गारंटी है। तो इसकी जो प्रोबेबल लॉस था उसकी सेफ्टी के लिए किसने कमिटमेंट किया, उसकी सेफ्टी के लिए ए और बी ने कमिटमेंट किया। इट मींस अब सी अग्री हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो गारंटी किसे कहते हैं, जो कोई भी प्रोबेबल लॉस है उसकी सेफ्टी के लिए किसी पर्सन के द्वारा या इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो कमिटमेंट किया जाता है वो कमिटमेंट ही क्या होता है, गारंटी होता है। अब मैंने कहा टाइप्स भी पढ़ेंगे, तो गारंटी टाइप्स को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा एक लॉजिकली कंसेप्ट की बात करते हैं। गारंटी कौन दे सकता है, एक तो गारंटी कौन प्रोवाइड कर सकता है, बाय फर्म। एक तो गारंटी कौन दे सकता है, फर्म दे सकती है। बी, एक गारंटी कौन दे सकता है, बाय पार्टनर। गारंटी फर्म भी दे सकती है, गारंटी पार्टनर भी दे सकता है। अब किस तरह से गारंटी दी जाती है हम उसकी बात करते हैं। फर्म किसको गारंटी दे सकती है, फर्म गारंटी दे सकती है एक पार्टनर को। फर्म किसको गारंटी दे सकती है, एक पार्टनर को फर्म गारंटी दे सकती है, बट पार्टनर दो को गारंटी दे सकता है। फर्म एक ही टाइप है, फर्म किसको गारंटी दे सकती है, ओनली पार्टनर को, बट पार्टनर किसको दे सकता है, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को भी गारंटी दे सकता है और एक पार्टनर फर्म को भी गारंटी दे सकता है। एक फर्म तो केवल पार्टनर को ही गारंटी प्रोवाइड कर सकती है, दे सकती है, लेकिन एक पार्टनर पार्टनर को भी गारंटी दे सकता है और फर्म को भी दे सकता है। क्लियर? जैसे ये तो मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताया था, इसका भी बता देता हूँ कि पार्टनर पार्टनर को कैसे, ए और बी लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा था, ए और बी दोनों कंबाइंडली क्या फर्म है ना, दोनों ने सी को गारंटी दी थी, तो ये होगी
अब उसी में थोड़ा सा एग्जांपल में ये आपके सामने रखूं कि ए और बी में ओनली ए चाह रहा है कि सी पार्टनर बने, बी सी को जानता ही नहीं है और वो चाहता भी नहीं है कि सी पार्टनर बने, ठीक है। लेकिन ए ने कहा नहीं आप इसको पार्टनर बना लो, उसकी वजह से प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। बी कहता है कि यदि हो गया तो मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, आप अफोर्ड करना। तो इस केस में लॉस हो भी जाता है तो प्रॉमिस कौन कर रहा है उस पार्टनर से, प्रॉमिस कर रहा है ए। और कोई लॉस हो जाएगा कौन अफोर्ड करेगा, उसको अफोर्ड केवल ए ही करेगा, बी नहीं करेगा क्योंकि उसने गारंटी नहीं दी है। गारंटी देने वाला कौन, ए। फर्म नहीं दे रही है, फर्म होता तो ए और बी दोनों होते, ओनली कौन दे रहा है, ए। प्रॉमिस कौन करके आ रहा है, ओनली ए प्रॉमिस करके आ रहा है, तो गारंटी कौन सी हुई, पार्टनर टू पार्टनर, कौन सी, पार्टनर टू पार्टनर। इज इट क्लियर। अब ये पार्टनर टू फर्म क्या है, तो यहां समझिए यह थोड़ा सा अलग है। इस बार सी चाहता है कि मुझे ए और बी का पार्टनर बनना है। सी ए और बी के पास गया और उसने कहा आप मुझे पार्टनर बना लीजिए। तो ए और बी उसको पार्टनर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे कि हम आपको पार्टनर बना लेंगे तो हम तो पहले से इतना ही प्रॉफिट कमा पाते हैं कि हम दोनों को ही इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं होता, इतना फायदा नहीं होता। आपको बनाएंगे तो वही प्रॉफिट अब कितने परसेंट में डिवाइड हो जाएगा, 3 में, तो और कम हो गया ना, इसलिए हम आपको पार्टनर नहीं बनाएंगे। तो इस बात पे सी क्या कहेगा, सी कहेगा कि यदि आप मुझे पार्टनर बना लेते हो, यदि आप मुझे पार्टनर बना लेते हो तो मेरे आने से आपका प्रॉफिट इतना और बढ़ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। जैसे ए और बी 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और सी कह रहा है आप मुझे पार्टनर बनाओगे, मेरे पार्टनर बन जाने के बाद आपका प्रॉफिट 2 लाख होगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। मतलब मेरे आने से कितना एक्स्ट्रा और आपको प्रॉफिट कमाओगे, कितना अर्न कर पाओगे, भले एक्स्ट्रा कमा पाओगे। अब यदि ऐसा होगा तो बाकी पार्टनर बनना क्यों करेंगे। तो इस बार गारंटी कौन दे रहे हैं, वो जो पार्टनर है किसको दे रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, फर्म को। इज इट क्लियर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गारंटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गारंटी, देयर आर 4। आपको इस तरह 3 ही बताइए, 3 नहीं है, देखो 4 कैसे निकालते हैं। फर्स्ट गारंटी कौन सी होगी, फर्म टू पार्टनर। फर्स्ट गारंटी कौन सी होगी, फर्म टू पार्टनर, फर्स्ट गारंटी होगी। सेकंड कौन सी होगी, पार्टनर टू पार्टनर, पार्टनर टू पार्टनर, कौन सी गारंटी होगी, सेकंड होगी। पार्टनर टू फर्म, कौन सी गारंटी हो गई, पार्टनर टू फर्म, कौन सी गारंटी हो गई, थर्ड गारंटी हो गई। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट कहां है, तो क्या होता है किसी भी क्वेश्चन में मिनिमम 2 गारंटी हो जाए, मोर देन 1 हो जाए तो गारंटी कौन सी बन जाएगी, फोर्थ बन जाएगी। और फोर्थ कौन सी होती है, फोर्थ होती है कंबाइंड गारंटी। कौन सी होती है, कंबाइंड गारंटी। इट मींस किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपने रीड किया और वहां कितनी गारंटी आपने दी है, 2 या उससे ज्यादा, इट मींस मोर देन 1 गारंटी है। कैसे, फर्स्ट और सेकंड हो जाए एक साथ, या फिर ये दोनों एक साथ हो जाए, फर्स्ट और थर्ड हो जाए, तीनों एक साथ ही मिल जाए आपको। तो मोर देन 1 गारंटी होते ही गारंटी कौन से नंबर की हो जाएगी, फोर्थ नंबर वाला, कौन सी, कंबाइंड। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गारंटी, 4। फर्स्ट इज फर्म टू पार्टनर, सेकंड गारंटी पार्टनर टू पार्टनर, थर्ड गारंटी पार्टनर टू फर्म, और लास्ट जो गारंटी है वो कौन सी है, वो है कंबाइंड। कंबाइंड गारंटी कब होगी, जब किसी भी क्वेश्चन में मोर देन 1 गारंटी होगी, तो उस गारंटी को हम क्या कहेंगे, हम उसको कंबाइंड गारंटी कहेंगे। दिस इज नोन एज कंबाइंड गारंटी। इज इट क्लियर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको डीपली डिस्कस करेंगे।